हेलो एवरीवन टू वेलकम टू द अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। आज हम लोग आपका 15 और 16 मार्च दोनों का एक साथ एनालिसिस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको जानकारी देनी थी कि हमारा एपीएसएसबी का कंप्लीट कोर्स रनिंग है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन, सॉरी, आज का पहला जो एडिट टॉपिक है, कोविंद पैनल सजेस्ट 18 अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अदर स्टैट्यूट्स फॉर साइमल्टेनियस पोल। देखो, अभी कुछ टाइम से एक बड़ी ही न्यूज में बात चल रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी जैसे आपने देखा होगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है लोकसभा, उसके इलेक्शन अलग होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके इलेक्शन अलग होते हैं। हालांकि अरुणाचल में आपका जो टाइमिंग इस हिसाब से है कि जो आपका अरुणाचल असेंबली और जो लोकसभा के इलेक्शन है वो एक साथ होते हैं। उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो अलग होते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट का ये कहना है कि काफी खर्चा हो जाता है, मैन पावर का यूटिलाइजेशन होता है। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर रखते हुए इलेक्शंस एक ही बार करवाए जाएं। एक ही बार में जितने इलेक्शन है वो करवा लिए जाए। बार बार ऐसा ना हो कि इलेक्शन तो कि इस साल पता चल रहा कहीं कहीं इलेक्शन, इस साल कहीं इलेक्शन है। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन लगे रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर में एक पैनल बनाया गया था, कोविंद पैनल इसे कह रहे हैं। तो उन्होंने ये काम करके दिया, उनको ये काम दिया गया था कि आप रिपोर्ट तैयार करिए कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आप क्या क्या रिकमेंडेशंस उसमें देना चाहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने 18 अमेंडमेंट सजेस्ट करे हैं, और उन्होंने बोला है कि ये चीज पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। उसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, इसमें दो आर्टिकल बड़ा अहम है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सर साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। साइमल्टेनियस इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो इनको क्या कहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन भी इनको कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस फॉर ऑल लेवल्स, यानी नेशनल, स्टेट और लोकल, तीनों लेवल्स तक एक साथ इलेक्शन कराने की जो प्रोसेस है उसे क्या कह रहे हैं, साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसमें आपके दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है आर्टिकल 83 और उसी में 89 ऐड कर दो तो आपको मिलता है आर्टिकल 172। आर्टिकल 83 किससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट के हाउस की ड्यूरेशन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 172 जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी ड्यूरेशन से रिलेटेड है। तो ये अभी न्यूज में चल रहा है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ लिया जा सकता है कि आर्टिकल 83 बताओ किससे रिलेटेड है, या 172 बताओ किससे रिलेटेड है। सबसे पहली चीज, जनरली क्या होता है, कोई आर्टिकल अगर यूनियन के लिए है उसमें 89 ऐड कर दो तो वो स्टेट के लिए बन जाता है, जनरली आप नोटिस करोगे। तो ये टेक्निक आपको याद करने में हेल्प करेगी। जैसे 83 में 89 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाता है, 172। तो अगर 83 पार्लियामेंट की ड्यूरेशन से रिलेटेड है तो 89 ऐड करने पे जो 172 है वो जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी ड्यूरेशन से रिलेटेड है। चलिए ये तो हो गई सर, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये दो आर्टिकल्स पता होने चाहिए। अब अगला जो पॉइंट है वो डिटेलिंग में है, वो बात करता है अगर मान लो आप तो मेंस का आंसर लिख रहे हो, तो मेंस के एग्जाम में वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए क्या क्या रिकमेंडेशंस बताए गए हैं। उसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, और उससे क्या क्या फायदे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आराम से बन सकता है। तो यहाँ पर हम जो आपका प्रिपरेशन करा रहे हैं, या हम जो एनालिसिस इस तरह से कर रहे हैं कि आपका कोई भी मेंस आंसर राइटिंग का भी एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। अभी आपने देखा है एपीपीएससी का सिलेबस का नोटिफिकेशन आया है, उसमें नॉर्थ ईस्ट जीके, अरुणाचल जीके के भी टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, है ना। और आपका एपीपीएससी जब एग्जाम होगा तो उसमें मेंस आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो वहां पर आपका जो जो भी पोर्शन मिस आउट ना हो जाए, वहां पर आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे, क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं, तो जो भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स एडिटोरियल्स आते रहेंगे उससे हम आपको गाइड करते रहेंगे कि ये पॉइंट्स आप रख सकते हो। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे रिकमेंडेशन कि पैनल क्या कह रहा है। पैनल ने कहा है कि सर देखो, एक सिंक्रोनाइजेशन का प्रपोजल है। इसको ऐसे समझो आप, जैसे अभी 2024 के जनरल इलेक्शन है, मतलब लोकसभा वाले, अगले इलेक्शन कब होंगे, 2029 में होंगे।
तो यानी गवर्नमेंट का प्लान है कि इस तरह से प्रपोजल दिया गया कि अब 2024 तो बहुत लेट हो गया, 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो सकता है। तो कैसे इंप्लीमेंट होगा, उसके लिए इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करा जाएगा। कैसे, एक अपॉइंटेड डेट सेट की जाएगी। अपॉइंटेड डेट मान लो सेट कर ली 2026 की कोई डेट। तो ऐसा करा जाएगा कि मान लो कोई भी लोकसभा है, कोई भी असेंबली है 2026 के पहले बन रही है, ठीक है ना, सॉरी, कोई भी असेंबली मान लो 2026 के बाद बन रही है, तो उसे टाइम पीरियड कितना मिलना चाहिए, 2031 तक का। लेकिन उसको टाइम पीरियड कब तक का मिलेगा, 2029 तक का मिलेगा। मान लो 2026 से बाद कोई भी स्टेट की असेंबली बन रही है इलेक्शन के बाद, तो उसका टाइम पीरियड 2029 पे खत्म हो जाएगा और 2029 पे फिर दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होंगे और हर स्टेट के इलेक्शन और हर स्टेट की लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सब एक साथ कराए जाएंगे। यानी जनरल इलेक्शन 2029 में हो रहे हैं, तो उसी के सिंक्रोनाइजेशन में आपका उसी साल उसी टाइम स्टेट के भी इलेक्शन होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के, और उसी टाइम में आपका लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन होंगे। तो सबको सिंक्रोनाइज करने का प्लान है। टेन्योर एंड फ्रेश इलेक्शन, यानी मान लो कोई लोकसभा है, कोई असेंबली है, ऐसा मान लो 2029 में जनरल इलेक्शन हो गए, असेंबली के भी हो गए, लोकसभा के भी हो गए, सबके हो गए। अब इलेक्शन कब होने, 2034 में। लेकिन मान लो कोई स्टेट है, मान लो यूपी है, यूपी में 2031 में ही हंग असेंबली हो गई। यानी 2031 में जो पार्टी मेजोरिटी थी उसके पास मेजोरिटी नहीं रही। तो अब जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं बचती है तो दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो यहां पर दोबारा से इलेक्शन करवाई जाएगी 2031 में। लेकिन जो दोबारा से इलेक्शन होंगे उनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स रहेगा। यानी नई असेंबली बनने का वैसे टेन्योर क्या होता है, 5 साल होता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल नहीं रहेगा, 3 साल रहेगा, क्योंकि 3 साल बाद 2034 में फिर जनरल इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर दोबारा से असेंबली क्रिएट होगी। तो अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो हाँ, इन दैट केस हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को अचीव कर पाएंगे। और क्या बोला है, नई असेंबलीज बनाई जाए, ठीक है ना। So, in the case of fresh election, the new assemblies would continue until the end of the full term of the Lok Sabha unless dissolved earlier. ठीक है, वही पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगी। अब ऑब्वियसली बात है सर, आप कोई भी असेंबली का टेन्योर चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हो जनरल इलेक्शन से, तो जो ड्यूरेशन है असेंबली इलेक्शन तो पार्लियामेंट इलेक्शन की 83 और 172, तो उनमें भी चेंजेस करना पड़ेंगे, डेफिनेटली इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और इन सारे चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरा एक एग्जीक्यूशन टीम होगी, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। यानी ये ऐसा भी नहीं है कि कानून बना दिए सारी चीजें हो गई, इसका एग्जीक्यूशन भी काफी मुश्किल होगा, क्योंकि एक बड़े लेवल पे आप सोचो एक ही साथ नेशनल स्टेट लोकल लेवल की इलेक्शन हो रही, तो कितनी बड़ी मैन पावर चाहिए होगी। तो एग्जीक्यूशन भी इसका करना पड़ेगा कायदे से, तो चेंजेस इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये कुछ आपका रिकमेंडेशन बताए गए हैं। अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि सर वन नेशन वन इलेक्शन या कह लो साइमल्टेनियस इलेक्शन से क्या फायदे हैं। तो अगर हम फायदों की बात करें, एक तो इलेक्शन का खर्चा बचेगा, पहला पॉइंट तो सीधा सीधा ये है। अब किसी भी स्टेट में, जैसे मान लो यूपी है, यूपी में स्टेट असेंबली के इलेक्शन कब होंगे, अब होंगे सर 2027 में, है ना। और जनरल इलेक्शन लोकसभा वाले कब हो रहे हैं, 2024 में। तो अब ये दो अलग अलग टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो दो दो बार खर्चा करना पड़ रहा है। अगर एक साथ होते तो एक ही बार में खर्चा हो जाता। तो सबसे बड़ी बात पैसा बचेगा, दूसरा मैन पावर बचेगा। यानी ऑफिसर्स को पहले आप 2024 में लगाओगे, फिर 2027 में लगाओगे, तो उससे मैन पावर का भी खर्चा बचेगा एक साथ कराने से। साथ ही साथ वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा, ठीक है ना। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इससे वोटर पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि अब आप इमेजिन करो, अब सिर्फ वोटर के पास 5 साल का मौका है। अभी क्या है, कोई क्या 2024 में वोट कराया, कोई 2027 में कराया। तो मान लो कोई पर्सन बाहर रहता है, ठीक है, तो कभी स्टेट असेंबली के हैं, कभी लोकल गवर्नमेंट के, कभी लोकसभा के, तो उसको बार बार अपने स्टेट जाना वोट देने के लिए, कोई अगर बाहर का पर्सन है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब लेकिन अगर एक डेट फिक्स हो गई कि भाई 5 साल में एक बार आना है, तो 5 साल में एक बार की तो छुट्टी ली जा सकती है, एक बार तो पॉसिबल हो सकता है।
तो इससे वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी इंप्रूव होगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंप्रूव होगा? कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अभी लोकसभा के इलेक्शन है, तो जो नेता है वो किसमें बिजी होंगे? इलेक्शन में बिजी होंगे। फिर 2027 में फिर इलेक्शन आ गए, फिर जो लीडर्स हैं वो इसमें बिजी हो गए। तो बार बार इलेक्शन आते हैं तो नेताओं का ध्यान भी भटकता रहता है, तो उतना इफेक्टिवली काम नहीं हो पाता है। 5 साल में एक बार इलेक्शन होंगे, सब लग के उसमें मेहनत कर लेंगे, उसके बाद 5 साल के लिए सबके सब फ्री। ठीक है, एक इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी इंप्रूव होगा। साथ ही साथ कोई ऑफिसर है, उसे मान लो यूपी में लगाना है, तो पहले लोकसभा इलेक्शन के लिए उसे अपॉइंट कर रहे हो, फिर यूपी के इलेक्शन उसमें अपॉइंट कर रहे हो, तो उस ऑफिसर का भी तो सर टाइम वेस्ट हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कोई नई टीम आती है, वही गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उन्हीं को आप इसमें लगाते हो, तो बार बार उनका भी टाइम इसमें जाता है। दूसरा फिर ये पॉलिसी पैरालिसिस। अब ऑब्वियसली बात है कि जो 5 साल का टाइम पीरियड रहेगा, तो अब हर एक नेता को फिक्स है कि भाई ये 5 साल दबा के काम करना है, फिर 5 साल बाद ही अब इलेक्शन आएगा, फिर उसमें हम लोगों को मेहनत करनी है। अभी क्या होता है, 24 में भी इलेक्शन, 27 में भी इलेक्शन, 29 में भी इलेक्शन, तो नेता उसी में लगे रहते हैं, वही जो पॉइंट अभी मैंने बताया। तो इससे क्या हो रहा है? पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। तो ये चीजें खत्म होंगी, ये चीजें इंप्रूव होंगी विद द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब इसके कुछ चैलेंजेस की बात कर ले, क्या इश्यूज है साइमल्टेनियस इलेक्शंस में? एक तो चीज ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट आ जाता है सर ये, ठीक है ना। फेडरलिज्म के अगेंस्ट क्या कि सर आपने जो जनरल इलेक्शंस के साथ डेट है उसे मर्ज कर दिया। अब जो स्टेट असेंबली है, मान लो जैसे 2029 में हुए, फिर 2034 में होंगे, बीच में अगर कोई असेंबली बनती है तो उसके पास सिर्फ 3 साल का टाइम हो रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं स्टेट असेंबली को घाटा हो रहा है जो नई असेंबली बन रही है। तो ये आपका एक तरीके से फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता है, वो इशू देखता है। दूसरा टेन्योर, तो किसी का टेन्योर घटेगा, किसी का बढ़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, आर्टिकल 83, 172 है ना, और जो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, इसमें भी चेंजेस करना पड़ेंगे। तो ये चेंजेस भी इतना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करना पड़ेंगे उसमें मिनिमम 50% स्टेट से क्या कहते हैं, जब ये पास होगा, रेटिफाई होगा, तब जाके आप इसे इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ये इतना आसान काम भी नहीं है, कई सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी हैं। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वही है सर, एक साथ इतने बड़े लेवल पे आप इलेक्शन कराओगे तो प्रैक्टिकली तो मुश्किल हो गई। डिसोल्यूशन चैलेंजेस भी हैं कि मान लो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई पहले, 2019 2029 में हुआ, लोकसभा 34 में जानी थी, मान लो 31 में ही डिसॉल्व हो गई, तो क्या करोगे सर? बाकी असेंबलीज की भी दोबारा इलेक्शन करवाओगे इसी के साथ, तो ये बड़ा चैलेंज है। रीजनल पार्टीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो एक बात कही जाती है कि जब नेशनल और स्टेट इलेक्शन एक साथ होते हैं तो नेशनल इश्यूज ज्यादा भारी रहते हैं, तो स्टेट इश्यूज उसके बीच दब जाते हैं। अब कोई रीजनल पार्टी है जो सिर्फ उसी स्टेट में डील करती है, तो वो रीजनल इश्यूज लेके चलती है, लेकिन जब नेशनल और स्टेट इलेक्शन एक साथ हो रहे हैं तो जो नेशनल इश्यूज है वो डोमिनेट करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से रीजनल पार्टीज को घाटा होने लगता है। ठीक है, तो ये भी एक इशू रहता है। तो ये मैंने आपको फायदे नुकसान दोनों बता दिए। इसके बाद कंक्लूजन आप इस तरह से लिख सकते हो, इट रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड केयरफुल इंप्लीमेंटेशन, कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स एंड इलेक्शन कमीशन इज एसेंशियल फॉर इट्स सक्सेस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। चलिए, तो ये पॉइंट था सर रिगार्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एक इंटरनेशनल न्यूज है आपका, टर्की और इराक से रिलेटेड। आपका जो टर्की के टॉप डिप्लोमेट हैं, यानी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो अपने काउंटर पार्ट इराक के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, और एक कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है उसके अगेंस्ट उन्होंने सपोर्ट मांगा। ये कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप क्या है? ये सर एक एथनिसिटी है। कुर्दिश क्या है, कुर्स क्या है, एक एथनिसिटी है जो ऑटोमन एम्पायर पहले एग्जिस्ट करता था, उसके टाइम पे ये अपना एक एरिया था इनका। अब लेकिन वो ऑटोमन एम्पायर डिसॉल्व होने के बाद इनके पास अपनी खुद की कोई एक सेपरेट कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप हैं कुछ, वो एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं, और जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वो कुछ हिस्सा उसमें सीरिया में है, कुछ आपका इराक में है, कुछ टर्की में है। इस तरह से अभी मैप में मैं दिखाऊंगा किस तरह से कुर्दिश पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपका होता क्या है, जो कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप है
लाइक कुछ ग्रुप हैं जैसे कि पीकेके, ठीक है ना, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। तो ये एक एक्टिव पार्टी है इन इराक, इराक का जो नदर्न इराक वाला हिस्सा है उसमें ये एक्टिव है। तो जो इराक की गवर्नमेंट है उसका नदर्न इराक में उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, ये कुर्दिश पार्टी का इन्फ्लुएंस है वहां पर। अब ये जो पार्टी है ये इस पे एलिगेशन लगाया है टर्की ने कि भाई ये उनके ऊपर अटैक करते हैं, है ना, कि वो टर्की के ऊपर, ये टर्की के आर्मी वगैरह के ऊपर इनका अटैक होता है। तो टर्की के लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो टर्की है वो इराक से मिलने आया है, इराक गवर्नमेंट से उनका कहना है कि भाई आपके एरिया में जो ये पार्टी है इसको इनएक्टिव करो और इस पे एक्शंस लो, इसको कंट्रोल करो, अदरवाइज ये हम पे अटैक करते हैं। दूसरा इराक का मुद्दा ये है कि भाई जो टर्की है वो जो नदर्न इराक है उसमें अटैक कर देता है कुर्दिश पार्टी पे। अब नदर्न इराक भले ही इराक गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में इतना नहीं आता है, बट स्टिल इराक उसे अपनी सॉवरेनिटी पे हमला मानता है। तो इराक और टर्की के बीच ये थोड़ा सा मुद्दा फंसा हुआ है कुर्दिश पीपल का। अब एक बार समझ लेते हैं सर, ये इस तरह से, ये जो आप रेड पोर्शन देख रहे हो ये क्या है, कुर्दिश पॉपुलेशन। अब इसको अगर आप देखो तो कुछ हिस्सा इनका किधर है सर, टर्की में आता है, ठीक है, कुछ हिस्सा ये जो नदर्न इराक है इसमें आता है, कुछ हिस्सा इनका ईरान में भी आता है, कुछ हिस्सा इनका सीरिया में भी आता है। यानी इनका एक कलेक्टिव किसी कंट्री में पॉपुलेशन नहीं है, टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, इन कंट्रीज में इनका मेनली पॉपुलेशन स्प्रेड है। ये एक आपका एक एथनिक ग्रुप है, ठीक है। तो कुछ जो इनके मिलिटेंट ग्रुप है वो चाहते हैं कुर्दिश स्टेट डेवलप हो कुर्दिस्तान, तो उसमें वो चाहते हैं भाई टर्की का भी ये जो एरिया है जहाँ पे कुर्द पॉपुलेशन रहती है इसको ये अलग कर लेंगे और यहाँ इसको किसमें मिला देंगे, कुर्दिस्तान में मिला देंगे। अब ऑब्वियसली बात है कोई कंट्री अपना स्पेस क्यों देना चाहेगा, उस सॉवरेनिटी पे हमला है, तो इसीलिए टर्की की जो ये कुर्द मिलिटेंट ग्रुप है इनसे नहीं बनती है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर वो डील करने आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुर्द से रिलेटेड आपका इश्यूज से, ये तो था सर आपका 15 मार्च का करंट अफेयर्स। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं सर 16 मार्च पे, ठीक है ना। 16 मार्च की न्यूज एनालिसिस में जो पहली बड़ी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू आरजीयू गेट्स ए ग्रेड नेक एक्रेडिशन, ए ग्रेड नेक एक्रेडिटेशन। नेक एक्रेडिटेशन क्या है सर, नेक बोले तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये किसके अंडर आता है, देखो एक एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए यूजीसी बनाया गया, या ये कह लो जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए यूजीसी बनाया गया। तो यूजीसी के अंदर एक बॉडी है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसका काम क्या रहता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी ग्रेडिंग करना। ए हाईएस्ट ग्रेड है सर ए प्लस प्लस, लोएस्ट ग्रेड है सी, ठीक है। तो ए प्लस प्लस है, ए प्लस है, देन ग्रेड इज ए। तो जो आरजीयू है उसे कौन सा ग्रेड मिला है सर, ए ग्रेड मिला है और उनका सीजीपीए 3.02 है। तो ए एक अच्छा ग्रेड माना जाता है, तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर आरजीयू कि उन्हें ए ग्रेड मिला है। और उन्होंने बोला भी है कि अब उनकी जो अगले टारगेट है कि भाई हमें क्या अचीव करना है, ए प्लस प्लस अचीव करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आरजीयू के बारे में देख लेते हैं, कब बनी थी आरजीयू। पहले इसको अरुणाचल यूनिवर्सिटी कहते थे, रोनो हिल्स के ऊपर ये यूनिवर्सिटी आपका बनी हुई है, ठीक है ना। कब बनी थी, 4 फरवरी 1984 में बनी थी, ठीक है। इंदिरा जो 1984 में देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इसका फाउंडिंग स्टोन रखा था। फिर बाद में आगे चल के इसका नाम 2005 में क्या रख दिया गया, जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई 2005 में, तब इसका नाम रख दिया गया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है। 9 अप्रैल 2007 से ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट न्यूज, दो न्यूज है इसमें। एक्चुअली एक न्यूज आई थी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे अवार्ड ऑब्जर्व। अब ठीक है उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है सर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। आपके एग्जाम्स में इंटरनेशनल डेट्स, नेशनल डेट्स, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, 15 मार्च को सेलिब्रेट होता है, ठीक है ना। 15 मार्च पे ये न्यूज है, तो 15 मार्च को ये, सॉरी ये 16 मार्च की न्यूज है, 15 मार्च को सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। इसका ओरिजिन कहां से लिया गया,
जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉन एफ कैनेडी है, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उन्हें कहा जाता है, उन्होंने कंज्यूमर राइट्स को एड्रेस करा था बिफोर द यूएस कांग्रेस ऑन 15 मार्च 1962। तो इसी 15 मार्च को आइडियलाइज करते हुए आगे चल के 1983 में यूनाइटेड नेशंस ने 15 मार्च को क्या बना दिया, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। यानी जितने भी इंटरनेशनल कंज्यूमर्स हैं और ये उनके लिए बनाया गया ताकि वो ऑब्जर्व करें, अवेयर हों कि एज ए कंज्यूमर उनके क्या क्या राइट्स हैं। इस बार की थीम है फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, इस बार की थीम है फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। चलिए नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर अज्यूम चार्ज। तो न्यू इलेक्शन कमिश्नर के नाम ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये पूछ सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सर आपका राजीव कुमार। अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर और अपॉइंट हुए हैं, टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सांगू। तो ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, खास तौर से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम ध्यान रखिएगा। अब इसी बात पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे, आजाद भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। और ये क्वेश्चन आपका सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको सिंसियरली लेके बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज है और ये लास्ट न्यूज है, डीसी फेलिसिटेट्स मेडल विनर्स। ठीक है ना, तो फेलिसिटेशन 2 मेडल विनर्स का हुआ है, लातवान कमुआ जी और नहान सुमन्यान। ठीक है, तो ये 2 नाम याद रखिएगा, ये अपने अरुणाचल के ही हैं। तो जो कमुआ जी हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले ये न्यूज आई थी तब हमने इसको डिस्कस किया भी था। और दूसरे कौन है, जो सुमयान है, सुमयान ने ब्रॉन्ज जीता है इन द जूनियर बॉयज कैटेगरी इन द आरईसी ईस्टर्न टैलेंट हंट ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो आसाम में हुआ था। ठीक है, तो ये 2 नाम हैं जो अपने स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको फेलिसिटेट भी किया गया है। तो ये नाम आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। तो तिराप की जो डीसी है ईरा सिंगल जी, उन्होंने इनको फेलिसिटेट किया है। ठीक है सर, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अपन कभी नहीं छोड़ेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अपन को कोई रिस्क नहीं लेना है। छोटी से छोटी न्यूज जो स्पोर्ट्स की रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जाती है सबको हम कवर करेंगे। ठीक है सर, चलिए तो ये आज की न्यूज एनालिसिस थी। तो अगर एनालिसिस आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है तो अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर करिए और इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है सर, फिर मिलते हैं अगली एनालिसिस में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।